जीके कोचिंग सेंटर, जीके कोचिंग सेंटर, क्लास 9th, NCERT। ठीक है, मैं जावेद अंसारी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेके कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 9th का अध्ययन करेंगे। क्लास 9th का मैथ का अध्ययन करेंगे, जो कि NCERT पैटर्न से लिया गया है। आज हम इस 9th कक्षा 9वीं के मैथ में हम लोग बहुपद को समझेंगे, बहुपद के बेसिक को जानेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो बहुपद होगा चर और अचर के, चर और अचर के मेल से बने बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें सवाल उठता है चर और अचर होता क्या है। ठीक है, चर और अचर को नहीं जानेंगे तो उसका मेल कैसे कराएंगे। तो पहले देखिए, हमें चर को समझना होगा। चर जो होता है, अल्फ़ाबेट्स मतलब लेटर होते हैं, जो कि जैसे कि आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, इन सभी का मान बदलता रहता है। ठीक है, चर वो होता है जिसका मान बदलता रहे। अब देखिए अचर में हमारी एगो फिक्स संख्या होती है, जैसे गिनती की संख्या 1 2 3 4 4 है तो 4 ही है, इस बदल नहीं सकता। इसका मान जब भी लिखेंगे 4 ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो मान है ना, इसका मान हमेशा बदलता रहे, हर सवाल में सवाल के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। इसीलिए चर जो चरता है, अधिकांश लोग बोलते हैं चर जो चरता रहे। ठीक है, अचर जो ना चरे। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है, जिसका मान बदलता रहे उसे चर कहते हैं, जिसका मान ना बदले वो अचर कहलाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे चर और अचर का मेल कैसे कराएंगे। जैसे कि उदाहरण में बहुपद का उदाहरण, ठीक है, आप लिख सकते हैं 2x 3x स्क्वायर 2x की पावर 4 प्लस 3x। मतलब क्या, चर और अचर को साथ में लिखा जाए और हमारा मतलब एक पद बन जाए, बहुपद बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग अनेकों उदाहरण ले सकते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 2y, ऐसे मतलब अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। तो क्या जितने भी चर और अचर के मेल से, अब हमें सवाल उठता है कि क्या सभी हमारे बहुपद हो जाएंगे। बहुपद की फिर पहचान करनी होगी कि बहुपद होगा कि नहीं होगा। बहुपद की पहचान कैसे करें, क्या सभी चर और अचर के मेल से बने व्यंजक हमारे बहुपद कहलाएंगे। तो देखिए, इसका हम दूसरा पॉइंट बनाएंगे, बहुपद की पहचान। ठीक है, बहुपद की पहचान। इसका पहचान में थोड़ा सा थ्योरी में लिखवा दे रहा हूँ कि जिस बीजीय व्यंजक में चर और अचर के मेल से बने, देखिए चर और अचर के मेल से बने बीजीय व्यंजक में हमें क्या ध्यान देना होगा, उसी चीज को मैं लिखा रहा हूँ। चर और अचर के मेल से बने बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या, चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए, बहुपद की पहचान में चर और अचर के मेल से बने बीजीय व्यंजक में चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर एक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो हमारा वो जो मेल से बना जो बीजीय व्यंजक है वो हमारा बहुपद नहीं होगा। उदाहरण में देखिए, उदाहरण के रूप में अब चर की घात क्या होती है, आपको घात भी समझना होगा। जैसे कि 2x, ये जैसे कि हमारा एक बहुपद है ना, इस बहुपद को हमने ले लिया,
इसकी जो पावर यहाँ पे कुछ आपको घात नहीं ना, पावर नहीं देख रहा है। घात को हम देखिए बहुत तरीके से बोल सकते हैं। इसका जैसे पावर हो गया, ठीक है, इसको घात भी बोल सकते, दोनों तरीके से। इंग्लिश में हम लोग पावर बोलेंगे, हिंदी में घात बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी जो पावर है यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं है तो एक है, समझो एक पावर है। तो ये क्या है, ये आपकी पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्णांक तो है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक। देखिए आप लोगों ने बेसिक पहले चैप्टर में सभी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्णांक, सॉरी, प्राकृत के बाद आता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को जब हम शामिल करते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण संख्याएं बनती हैं। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के समूह में ही पूर्ण संख्याओं के समूह में ही पूर्ण संख्याओं के ही ऋणात्मक रूप को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, हमारी पूर्णांक होती है। तो जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो अब यहाँ पे जितने भी पूर्ण संख्या होंगी सभी पूर्णांक होंगी, लेकिन अब यहाँ पे मैंने लिखा है धनात्मक पूर्णांक में तो मान लीजिए माइनस वाले भी हैं, तो आपको केवल क्या, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर की जो पावर होगी वो केवल धनात्मक होगी, ऋणात्मक में नहीं होगी। और पूर्ण संख्या में तो आपका मतलब क्या होता है, एक भी ऋणात्मक नहीं होता है। और जैसे कि धनात्मक में हमारा शून्य नहीं आएगा, एक हद तक आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन एक पूर्ण संख्या यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। पूर्ण संख्या आपका यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में आपका जीरो भी शामिल है, पूर्ण संख्या में आपका जीरो भी शामिल है। जीरो हमारी क्या है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन जो बहुपद होगा उसमें चर की घात शून्य हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, चर और अचर के मेल से बने बीजीय व्यंजक में चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक एक हद तक हो सकती है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या अगर बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, पूर्ण संख्या बोला जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 3x² सेम उदाहरण हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसकी पावर है 2, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है और एक पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। अब ये देखिए 2x की पावर 4 प्लस 3x, ये सभी हमारे बहुपद है। लेकिन बहुपद कौन से नहीं होंगे, जिसकी पावर, अब इसी को लेकर 2x की पावर -1 हो गया, ऋणात्मक हो गया ना, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक के अलावा जो अगर हो गया, जैसे धनात्मक पूर्णांक के अलावा क्या बचा, ऋणात्मक पूर्णांक बचा, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हमारा, ये जो अगर इसकी पावर ऋणात्मक पूर्णांक में है तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। तो ये तो देखिए ये तीन एग्जाम्पल आपके बहुपद हैं, ठीक है, बहुपद हैं। अब कौन कौन बहुपद नहीं है, देखिए कौन कौन बहुपद नहीं है। तो अगर हमारा जैसे कि 2x है और इसमें जैसे कि x ये हमारा चर है ना, क्या बोल रहा है, चर और अचर के बने बीजीय व्यंजक में चर की घात, तो चर की घात आपका ये तो माइनस में इसी के ऊपर होना चाहिए, अचर के ऊपर नहीं, चर के ऊपर घात देखनी है हमें, ठीक है। 3x है और जैसे कि अगर ये पावर माइनस में है तो आपका ये बहुपद नहीं होगा। अगर ये पावर ना देकर आपको रूट दे दे, चर के ऊपर अगर रूट दे दे तो भी क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। चर की अगर पावर जैसे कि ले लीजिए 2x की पावर 1/2 हो जाए, ये भी क्या होगा, क्योंकि देखिए ये रूट को ही हम, रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, यानी 1/2 ही होता है, ठीक है, प्लस 3x। अब हमें ये देखना कहीं भी एक जगह अगर चर की घात अगर मतलब क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 है, यानी पूरी संख्या नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। और देखिए और क्या हो सकता है, जैसे कि आपने अचर पद को ऊपर लिखा है और चर पद को नीचे लिखा है बहुपद में, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी पावर यहाँ पे तो प्लस में है, लेकिन अगर हम इसको पलटते हैं, क्योंकि चर हमारा बहुपद में नीचे भी नहीं रहेगा, नीचे रहेगा तो इसकी पावर जो होगी, अगर जब हम ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। जैसे कि क्या होगा,
एक्स को अगर पलटेंगे ऊपर, इसको अपोजिट देखिए करके, इसको इक्वल करके देखते हैं। एक्स ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो इसकी पावर 1 है तो 1 के ऊपर ये माइनस लग जाएगा, तो पलटने पर ये हुआ ना। और हमारा जो चर में, जैसे कि बहुपद के अंदर जो चर होगा वो हमारा नीचे नहीं होगा, नीचे नहीं होगा। अगर नीचे हुआ तो समझो कि वो बहुपद नहीं है, वो बहुपद नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हैं पहचान में, ठीक है। और इसी पे हमारा सब सवाल बन जाएगा। बहुपद की पहचान करना हमारा 2.1 में पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुपद के प्रकार को समझते हैं। बहुपद के प्रकार को 2 तरह से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, एक तो पदों के आधार पे और एक घात के आधार पे, ठीक है। तो देखिए हम एक चार्ट बना रहे हैं जिससे आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। घात के आधार पर, घात के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर। ये हो गया। घात के आधार पर मतलब जैसे कि जिस बहुपद में चर की घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। घात के आधार पर लगभग हम लोग 3 भागों में अध्ययन करते हैं। पहला हो जाएगा रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक है। मैं इसके टाइप्स पहले लिख दे रहा हूँ, फिर इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, पद के आधार पर जैसे कि एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात हमारी 1 हो। 1 होने से मतलब देखिए जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग से सबको लिख कर बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्रेस करना संभव नहीं है, ठीक है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद होता क्या है, जिस बीजीय व्यंजक में, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात 1 हो, वह व्यंजक हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे में, थोड़ा सा मेरा राइटिंग खराब है, जैसे में क्या होगा, आप लिख सकते हैं x, इसकी पावर 1 है, ठीक है। आपको यहाँ पे घात के आधार पे बताना है, तो बस ये आप कुछ भी ले सकते हैं, x+2 हो गया, चाहे लिखिए x+2x, ठीक है, +3, ऐसा। देखिए यहाँ पे जितने भी आपको मतलब ये देखिए, एक ये व्यंजक हुआ और एक ये व्यंजक हुआ, इसमें आपको जो चर है उसकी पावर, अब बोलोगे सर 1 बोलने थे और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना पावर में, वहाँ पे 1 होता है, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद को याद कर लीजिए, जिस बीजीय, कौन से बीजीय व्यंजक, चर और अचर के मेल से बने बीजीय व्यंजक में चर की घात 1 हो, वह व्यंजक हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। दूसरा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात 2 हो, ठीक है, वह व्यंजक हमारा द्विघाती बहुपद कहलाता है, ठीक है। द्विघाती बहुपद कहलाता है। मैं लिख रहा हूँ साथ साथ इसका एग्जांपल भी यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए, बोलने से ज़्यादा अच्छा है, बेहतर मैं लिख दूँ। जैसे में देखिए यहाँ पे x² + 2x, अब ये बहुपद की घात होती क्या है। अब ये देखिए आपको यहाँ पे चर दिख रहा है, यह भी चर दिख रहा है, तो जो इस मतलब ये एक व्यंजक बना, ठीक है, एक व्यंजक बना, इसमें जो चर की जो घात है वो सबसे जो बड़ी घात, यहाँ भी, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात को देखी जाएगी, ठीक है।
तो सबसे बड़ी घात हमारी 2 है, इसलिए इस यह जो व्यंजक होगा, यह जो व्यंजक है ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यानी बहुपद की घात मतलब सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। चर बहुत सारे हैं लेकिन उसके सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 होनी चाहिए, तब जाके होगा वो द्विघाती बहुपद। ठीक है, इस तरह से और दूसरे सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारा केवल एक ही चर नहीं है, हम वाई भी चर ले सकते हैं, और जिस व्यंजक में हम लेंगे कोशिश करेंगे कि एक ही चर ले। ठीक है, अब एक चर क्या होता है हम आपको बताएंगे। जैसे कि देखिए y² + 2y + 3। तो देखिए ये हमने y लिया, तो हमने दूसरा अगर हम इसमें चर ले रहे हैं, दूसरी जगह भी हमने चर लिया तो y लिया, ये होता है एक चर में बहुपद। ठीक है, अगर तीसरा हम ऐसा ले सकते, लेने के लिए ले सकते हैं, जैसे कि x² + y + 3 ऐसा होगा, ये भी बहुपद है, लेकिन क्या है, एक चर में नहीं होगा ये बहुपद। ये तो द्विघाती बहुपद का उदाहरण है लेकिन एक चर में नहीं है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद तो ये बहुत ही आसान है, इसको मैं मेंशन करूं, चलिए मैं एग्जाम्पल ही दे देता हूं। भाषा सेम रहेगा, देखिए भाषा दोनों में सेम है, बस घात बदल रहा है, इसमें घात 3 हो जाएगा। जैसे में त्रिघाती बहुपद कौन होगा, त्रिघाती बहुपद यही एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि x³ + 2x² + 3x। यहाँ भी देखिए चर आपको सब जगह दिख रहा है, चर है, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो ये जो व्यंजक है हमारा वो त्रिघाती बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं x³ + 2, ये भी हमारा एक तरह का त्रिघाती बहुपद है। सॉरी, पद के आधार पर जो पहला हमारा भाग है एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद होता क्या है, जिस बहुपद में पदों की संख्या, जिस बहुपद में पदों की संख्या एक हो, वो हमारा वह पद वे एक पदी बहुपद कहलाते हैं। वे एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कट हो गया। जैसे में आपको यहाँ पे अब घात से कोई लेना देना नहीं है, आपका घात जितना चाहे आप जितना दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पद एक होने चाहिए। अब पद होता है क्या है, पदों का अलगाव प्लस और माइनस यानी जोड़ और घटाव से होता है। जैसे कि आपने x चर लिखा एक, ठीक है, x लिख दिया, और इसमें जैसे कि कहीं प्लस, ना इधर प्लस है ना इधर माइनस है, ठीक है, कहीं में आप दूसरा अंक नहीं लिख रहे हो, तो ये आपका एक पद होगा। ठीक है, एक पद है, इसकी पावर आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मतलब 3 से ज़्यादा हम घात के आधार पे जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसको पदों में ही व्यक्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हैं, x की पावर 4 हो गया, 2x की पावर 5 हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए केवल जोड़ और घटाव से पदों का अलगाव होता है, लेकिन यहाँ पे गुना, जैसे कि 2 यहाँ पे चर के साथ गुना से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पदों का अलगाव ना होकर ये एक ही पद है। ठीक है, 3y की पावर 10, यानी कहीं भी आपको जोड़ और घटाव ना मिले, एक ही पद में रहे। ठीक है, जोड़ और घटाव जिस पद में है वो पदों का अलगाव करा कर, अगर ठीक है, आगे हम लोग द्विपदी बहुपद समझेंगे तो एक पदी बहुपद को और अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरा में द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 हो, वे द्विपदी बहुपद कहलाते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे में अब देखिए x की पावर 4 + 2x की पावर 3, अब यहाँ पे प्लस आ गया, और प्लस जैसे कि एक पद हुआ ये और एक पद ये, पदों का अलगाव कौन कराता है, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस से पदों का अलगाव होता है, तो ये हमारे 2 पद हो गए। ठीक है, यहाँ पे कहीं प्लस और माइनस नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा एक ही पद में रहेगा। ठीक है, पदों की संख्या एक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3y की पावर 5 + 2,
केवल 2 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप दूसरे में भी आप चर दिखाएं। ये आपका मतलब बहुपद है, ठीक है, कौन से 2 पद में, ठीक है। आगे देखते हैं 5x की पावर 3 -2 केवल 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो मैंने बोला था प्लस और माइनस पदों का अलगाव कराता है। यहाँ पे घात से आपको कोई लेना देना नहीं, आप चाहे तो जैसे भी लिख सकते हैं, x + 2 भी लिख सकते हैं, बस ये पदों की संख्या 2 है, ठीक है। ये द्विपदी बहुपद का उदाहरण हो गया। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 हो वे त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे में अब मैंने आपको एक पदी और द्विपदी समझा दिया है, तो ये त्रिपदी आपको बहुत ही आसानी से अपने से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ। 2y की पावर 2 + 3y + 4। देखिए यहाँ पे पदों की संख्या 3 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3z की पावर 4 + 2z की पावर 3 + z, ठीक है। यहाँ पे देखिए पदों की संख्या, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ठीक है, मेरे को माइनस लेना था, तो माइनस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिपदी बहुपद का उदाहरण है। तो आपको बहुपद के प्रकार भी समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुपद की घात, अब एक टॉपिक आता है, बहुपद की घात होती क्या है। बहुपद की घात, बहुपद में चर के सबसे उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, चर तो बहुत सारे होंगे बहुपद में, लेकिन चर में भी सबसे जो बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। बहुपद में चर की सबसे उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। जैसे में कोई एग्जांपल हम यही बहुपद का ले लेते हैं, 2y² + 3y + 4। इसमें चर आपको 2 जगह दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी घात यहाँ पे है, तो इसका एग्जांपल में आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद की घात 2 है, ठीक है। सबसे बड़ी घात हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। एक और एग्जांपल जैसे ये ले लेते हैं, 3z की पावर 4 + 2z की पावर 3 पावर 3 -z। यहाँ पे बहुपद की घात आपकी कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी घात देखिए यहाँ पे 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है गुणांक। गुणांक क्या होता है, जैसे कि आपको कोई संख्या थी, जैसे कि x² का गुणांक निकालना है, x² का गुणांक आपको पता करना है। गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक, तो आपको बहुत सारे गुणांक मतलब क्या होता है, जिस अंक में गुणा हुआ है, जिस अंक से गुणा हुआ है वही हमारा गुणांक कहलाता है। तो x², तो एग्जाम्पल में जैसे ले लेंगे, जैसे में आप एग्जाम्पल ले लीजिए 2x² - 3x + 4। तो ये एक बहुपद हो गया, आपको एक बहुपद दे देगा और बोलेगा इसमें x² का गुणांक बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे x² कहाँ दिख रहा है, यहाँ है, तो इस x² में किस अंक से गुना हुआ है, तो 2 से ना हुआ है। ये देखिए जो चर है उसके साथ कोई अचर पद गुना की क्रिया में साथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस अंक से गुना हुआ है, 2 से, तो अतः इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें लिख देंगे यहाँ पे x² का गुणांक बराबर 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2.1 का पूरा मतलब ये बेसिक हो गया है, आप सारे सवाल को बना सकते हैं खुद से ही।